हेलो बच्चों, आज का हमारा नया टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं, बेसिक्स बता चुका हूं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे हम फाइंड करते हैं ये बता चुका हूं। जो बच्चे ना देखे हो मेरा वो वीडियो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम लोग अगर बात करें हाइट एंड डिस्टेंस की, तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है, उसी तरह हाइट एंड डिस्टेंस भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पूरा बेस्ड है। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे कैसे बेस्ड है और क्या है ये हाइट एंड डिस्टेंस? तो हाइट एंड डिस्टेंस हमें मेनली दो तरह के एंगल्स का पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक ऐसा एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है लाइन ऑफ साइट के साथ। जैसा कि अगर यहां पर मैं आपको एक दिखाऊं भी बना के एग्जांपल, कि जैसे कि यहां पर सपोज करो कि कोई एक पर्सन है और यहां पर कुछ एक ऑब्जेक्ट है जहां पे ये देख रहा है एट पोजीशन ए यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जहां पर ये पर्सन देख रहा है। अब यहां से अगर ये देखेगा तो ये देखेगा कुछ इस तरह से, है ना, और इसकी जो हाइट है इस ऑब्जेक्ट की कुछ इस तरह से होगी यहां पे, और यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाएगा ग्राउंड की तरफ वो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां ध्यान दें बच्चों, अगर हम कि ये इसको अगर मैं कह दूं ए बी, जहां पे पर्सन है यहाँ पे सी, तो जितना भी ये एंगल बनाता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये क्या है? ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जितना भी एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये जितना भी एंगल थीटा में जितना भी एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जितना जो भी एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव बनेगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी पूरा दिख रहा होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन विद लाइन ऑफ साइट। अब ये इंसान यहां से जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ऐसे जब ये देख रहा है इस तरह से, तो ये जो लाइन जाएगी इसको हम कहते हैं इसका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट के लिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राउंड के साथ है। और बी पे क्या दिख रहा है हमें? बी पे दिख रहा है एक 90 डिग्री, बी पे राइट एंगल्ड है, एंगल बी इज राइट एंगल। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमें राइट एंगल ट्रायंगल के ही अक्रॉस में ही पढ़ना है। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल हम समझ चुके हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमें पूरा क्लियर है कि ऐसा एंगल है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनेगा उसको हम अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन विद द लाइन ऑफ साइट, देन दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बच्चों जो हमारा दूसरा एंगल आता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिख भी रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो नीचे बन रहा है, द एंगल फॉर्म्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन विद द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि अगर इसमें भी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊं, जैसा यहां पर एक कोई पर्सन है और कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पे है एट पोजीशन ए, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट एट पोजीशन ए है। अब ये अगर पर्सन यहां से देखता है पोजीशन ऑब्जेक्ट ए को, तो कुछ ये इस तरह से देखेगा। क्लियर? ये जब इस तरह से देख रहा है तो ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका लाइन ऑफ साइट, इसी लाइन पे देख रहा है इसको। अब यहां से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बनाते हैं, यहां से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएं और इसको मीट करें अगर यहाँ पे कि कितना डेप्थ में या क्या हाइट पे ये गया है डाउनवर्ड्स, तो ये जो एंगल ये कैसी लाइन है? ये एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पर जो एंगल ये बनाता है थीटा का बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन विद द लाइन ऑफ साइट, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जहां पर कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के साथ मिलके जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो बन रहा है जो एंगल, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बच्चों हम अगर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को अगर कंबाइन करके अगर देखें, तो अगर मैं कहूं कि अगर यहां पे कोई एक पर्सन है तो ये कहां पे देखेगा? अगर ये मैं कह दूं कि ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है,
अगर ये कह दें कि ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो या तो ये सीधे देख सकता है, या तो ये सीधे देखेगा, या ये ऊपर देखेगा, या फिर ये नीचे की तरफ देखेगा। तो अगर इस पोजीशन को मैं ए कह दूं, जो पर्सन के सीधे एकदम बन रही है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और इसके ऊपर की जो पोजीशन है, जब ये ऊपर की तरफ देखेगा, इसको बी कह दें, और जब ये नीचे की तरफ देखेगा, इस पोजीशन को हम सी कह दें। तो ध्यान एक ये देंगे कि जब ऊपर की तरफ देख रहा है यहां इस पॉइंट बी पे, तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। क्लियर? देखेगा बी पे तो ऊपर की तरफ देखेगा, सी पॉइंट पे अगर वो देखेगा नीचे पे, तो वो कुछ इस तरह से देखेगा, नीचे की तरफ, यहां पे। अब अगर हम यहां से अगर परपेंडिकुलर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ कर दें, और यहां से भी अगर परपेंडिकुलर हम इस पॉइंट सी पे ड्रॉ कर दें, क्लियर? सी से अगर परपेंडिकुलर ए की तरफ ले आए, बी से परपेंडिकुलर अगर हम ए की तरफ लाएं, तो ए पे क्या बनेगा? ए पे 90 डिग्री बन जाएगा, एंगल ए राइट एंगल हो जाएगा। अब हम यहां पर ही अगर कंबाइंड देखें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऊपर की तरफ बनता है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों ये एंगल ऑफ एलिवेशन? क्योंकि यहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट है ये हमारी ऊपर की तरफ है, ऊपर हम देख रहे हैं, अपना एलिवेट कर रहे हैं, अपनी आंखों को एलिवेट या अपने सिर को हम एलिवेट करके देख रहे हैं। और नीचे की तरफ जब वो देखेगा, तो यहां पर जो एंगल थीटा बनेगा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां से इस डायग्राम से आप लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बच्चों, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, जो यहां पर कैट है और यहां पर जो बर्ड है, जो यहां पर है कैट और यहां पर जो बर्ड है, इसके लिए अगर हम देखें तो बर्ड जब नीचे की तरफ देख रही है, बर्ड जब नीचे की तरफ देख रही है, तो कैसा बना रही है? ऊपर से जब नीचे की तरफ देख रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, क्योंकि उसकी लाइन ऑफ साइट ऐसी आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ आ रही है। लाइन ऑफ साइट जब नीचे की तरफ आएगी तो हम कहेंगे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसका। और यहां से जब ऊपर की तरफ ये देख रहा है, कैट जब ऊपर की तरफ देख रहा है बर्ड को, तो ये कैसा बना रहा है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ देख रहा है। तो इस डायग्राम से आप एक चीज ये समझो कि जितना भी ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा नीचे से, और जितना भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऊपर की तरफ, ये क्या होगा? ये इक्वल होगा। क्यों? अगर मैं इससे आपको समझाना चाहूं इस तरह से, ऐसा, तो ये दोनों ही लाइंस जो बन रही हैं, क्योंकि यहां पर ये है क्या? यहां पर ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहां पर ये भी क्या है? ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है जब, तो दोनों ही पैरेलल होंगी। और मैं कहूं अगर जब दो सेम पैरेलल्स के बीच में कोई एक ट्रांसवर्सल आती है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल थीटा जो नीचे की तरफ देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एंगल थीटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर? अब बच्चों, जब हम इतनी चीजें समझ चुके हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो अब कुछ एक बेसिक्स इसके और समझें अगर हम, तो देखें अगर यहाँ पे कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका नाम दे देते हैं एबीसी। जब इसका नाम एबीसी दे दिया, तो बी पे इसको हम कह दें राइट एंगल है। तो हम इतना तो जानते हैं कि बी के सामने वाला 90 डिग्री के जो सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूस, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इसके होंगे 90 डिग्री के, वो बेस या परपेंडिकुलर होगा। अब हम एक चीज ये भी जानते हैं, जैसा कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में वीडियोस में बता चुका हूं, कि इसके जो रेशियोज हैं उसको याद करने के लिए पीबीपी अपॉन एचएचबी मैंने बताया भी था आपको, जहां परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। जहां पे ये था हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन, ये था हमारा बेस, मैंने बताया था आपको 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। क्लियर? जब इतनी चीजें हम जानते हैं, तो और हम अगर इस पे देखें कुछ कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सपोज करिए कि किसी क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर की लेंथ पता है, बेस पता है आपको। क्लियर? या आपको यहां पर अगर मैं कहूं कि ये एंगल थीटा भी पता है, क्लियर, या एंगल थीटा पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो किस पार्ट्स के या किस
साइड के रेशियो को करस्पॉन्ड करके उस जगह की चीज पूछ रहा है। अगर सपोज करो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा है, तब हम जानते हैं कि हम क्या यूज करेंगे, हम उस केस में साइन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसी केस में अगर थीटा दिया है या थीटा पूछ रहा है, बेस और हाइपोटेन्यूज दिया है, तो हम जानते हैं कि वहां पर हम कॉस थीटा यूज करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और कहीं पर थीटा दिया है परपेंडिकुलर और बेस के टर्म्स में अगर बात कर रहा है, या परपेंडिकुलर बेस दिया है हमसे थीटा की वैल्यू पूछता है, तो हम यूज करेंगे टेन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन को जब ये रेशियोज आपको पता है तो इसके रेसिप्रोकल्स आपको पता ही है। अब यहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होंगी जिनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वीडियो के लास्ट में उसको मैंने दिया है आपको, आप याद भी कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस पैटर्न के हाइट एंड डिस्टेंस में कितने क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। अब बच्चों हमें देखो क्वेश्चन एक इस तरह से दे दिया गया है, जहां कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड, मतलब ग्राउंड लेवल से 60 मीटर्स ऊपर एक काइट फ्लाई कर रही है। अटैच्ड टू द स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है थ्रेड उसका या स्ट्रिंग उसका, टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसका डायग्राम अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से होगा, जैसा कि अगर कहें कि इस जगह पर अगर कोई काइट है जो फ्लाई कर रही है इस तरह से, जहां पर इसका जो ग्राउंड लेवल से अगर देखें तो 60 मीटर्स हाइट है इसकी, बता ही दिया उसने हाइट ऑफ 60 मीटर्स। और कोई जब इसको फ्लाई कर रहा होगा तो नीचे से ही कर रहा होगा, क्योंकि ऊपर से तो नीचे जाएगी नहीं, नीचे से ही जब ऊपर की तरफ जा रही होगी तो इसका कुछ डिस्टेंस होगा ग्राउंड लेवल से, जहां पर इसको नाम अगर हम पूरे को दे दें तो ये हो गया ए, बी और सी। क्लियर? कितने डिग्रीज पे इंक्लाइंड है ये बता रहा है 60 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है टू द हॉरिजॉन्टल। क्लियर? डायग्राम हमारा बन चुका है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की बात कर रहा है तो मतलब हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, यहां से जब कोई फ्लाई कर रहा है इसको तो ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। आगे अगर हम बात करें तो देखो यहां पर बच्चों, अगर हम यही रिलेशन फिर से लिख लें PBP अपॉन HHB, क्लियर? तो हमसे रिलेशन क्या पूछ रहा है, देखो हमसे हाइट पूछ रहा है, ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन सा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। साइन थीटा यहां पर कितना है, साइन थीटा है यहां पर 60 डिग्रीज का, तो हम कह सकते हैं कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BC की लेंथ हमें पता है 60 अपॉन AC हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? साइन 60 की वैल्यू जो मैंने आपको टेबल अभी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से वैल्यू उसका देख भी सकते हो। साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, √3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन AC। यहां पर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC हो जाएगा 120 अपॉन √3। जब ये 120 अपॉन √3 आ जाएगा तो हम √3 में तो छोड़ नहीं सकते इसको, डिनोमिनेटर इसका हम √3 में नहीं छोड़ सकते हैं। अब यहां पर हम इसको रूट में डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते, इसको हमें रेशनलाइज करना होगा, जिसके लिए अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड विथ सेम रूट, मतलब √3 अपॉन √3। क्लियर? यहां पर होगा क्या, ये √3 और ये √3 डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, और यहां हमें √3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे न्यूमरेटर में, जो हो जाएगा 1.732 मल्टीप्लाइड विद 120 अपॉन 3, जहां 3 1 जा 3 40 जा, ये सिंप्लीफाई हो गया, बचा कितना 1.732 मल्टीप्लाइड विद 40। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिलता है 69.28 मीटर्स। इसका मतलब जो ये स्ट्रिंग की लेंथ थी, मतलब इसकी जो स्ट्रिंग थी काइट की, उसकी लेंथ आ गई 69.28 मीटर्स। तो हमने ये देखा कि जिस साइड के रिलेशन में हमसे बात करेगा वही रेशियो हम वहां पर यूज करके उसकी टेबल से वैल्यू ले करके जितना इंक्लिनेशन दिया होगा हम उसको बहुत ही आसानी से
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों हमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, कहता है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। मतलब जो शेडो बन रही है, किसी भी टावर की जो शेडो बन रही है वो √3 टाइम्स है उसके हाइट की। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। क्लियर, क्योंकि बिना सन के तो किसी भी टावर की शेडो बन नहीं रही होगी, किसी लाइट सोर्स के बिना। अगर हम कहें कि ये टावर की हाइट है, क्लियर, अगर ये टावर की हाइट है तो इसकी जो शेडो बन रही होगी, इसकी जो शेडो बन रही होगी वो कुछ यहां ऐसे बन रही होगी। इसकी जो शेडो बन रही होगी वो कुछ इस तरह से बन रही होगी। क्लियर, अब शेडो बन रही है तो यहां से कुछ इसी तरह से इंक्लाइंड होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इसी तरह से बन रहा होगा। नाम अगर इसको हम दे दें, कह दें ABC, और इस जगह पे हम B पे राइट एंगल कर लें, तो ये परपेंडिकुलर हाइट, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर, अभी यहां पर ध्यान ये देना है, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ वर्टिकल टावर। अगर सन सपोज करो इस तरफ पे है तो इसकी शैडो इधर ही बन रही होगी। क्लियर है, अपोजिट साइड बनेगी, तो ये आ जाएगा कितना। अगर हम कहते हैं लेट द हाइट बी x, अगर इसकी हाइट को हम कहते हैं x, तो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है या ये जो बेस है, जो शेडो है, ये कितना हो जाएगा √3x, क्योंकि √3 टाइम्स है हाइट का, शेडो जो है वो √3 टाइम्स है, तो √3x हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि ये थीटा का पार्ट हमसे पूछ रहा है। अब बच्चों यहां पर फिर से अगर मैं बताऊं वही रिलेशन जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत यूज कर चुके हैं, PBP/HHB। यहां परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन पूछ रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में। परपेंडिकुलर और बेस का कैसा है, परपेंडिकुलर और बेस किस रेशियो के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब ये बात कर रहा है tan थीटा के लिए, जहां tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए अगर बात करें तो परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा AB। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों। अब और अगर हम बात करें तो यहां पर tan थीटा हमें फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो देखें तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू BC कितना है, BC है बच्चों x, AB कितना है, AB है √3x। जहां पर ये x और x सिंप्लीफाई हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। अब जो टेबल मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वहां पर अगर tan थीटा के लिए हम बात करें तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा में अगर बात करें तो 1/√3 किसकी वैल्यू है, वो होती है, इसका मतलब tan थीटा हो जाएगा 1/√3, tan में होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू। क्लियर, इसका मतलब जो थीटा आएगा, थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से यहां पर भी आप देखो, जिस साइड के रेशियो की बात कर रहा था वही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके आसानी से कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बच्चों हमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर्स टॉल इज 28.5 मीटर्स अवे फ्रॉम अ चिमनी। कोई एक चिमनी है, उससे 28.5 मीटर्स दूर है कोई ऑब्जर्वर, और उस ऑब्जर्वर की भी हाइट है 1.5 मीटर्स। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन उस ऑब्जर्वर की आंखों से 45 डिग्री का है। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि ये कह दें अगर ये हाइट ऑफ द चिमनी है, क्लियर, और यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर है, इस जगह पर अगर मैं कहूं कि यहां पे कोई एक ऑब्जर्वर है, क्लियर, तो उन दोनों का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है 28.5 मीटर्स। 28.5 मीटर्स अवे फ्रॉम अ चिमनी है, और इसकी जो ऑब्जर्वर है, यहां पर सपोज करो जो ऑब्जर्वर कह रहा है, मतलब ये इस तरह से कुछ होगा, यहां पे से देख रहा है, तो इसकी हाइट दे दी है 1.5 मीटर्स। क्लियर, अब यहां से जब ये देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां इसके टॉप तक का बनाता है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आएगा वो कितना हो गया, वो दिया हुआ है 45 डिग्री। अब हम बात करें, क्योंकि यहां से ये देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो इसकी कुछ यहां से बनेगी, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ यहां से बनेगी, इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो कुछ ऐसे जाएगी।
क्लियर। अब हम यहाँ पे और कुछ चीजें देखें तो ये है इसकी लाइन ऑफ साइट। अगर लेबलिंग मैं पूरे की कर दूं तो हो जाएगा ए बी सी डी और ई, क्लियर, जहां पर बी पे ये राइट एंगल है। अब एक चीज ये ध्यान दें, अगर हमसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, जितना पार्ट डीई का होगा क्या उतना ही पार्ट बीसी का होगा, 1.5 मीटर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके सामने खड़ा था। तो पैरेलल लाइंस बराबर होंगी और जितना ये CD है उतना ही BE भी होगा, 28.5 मीटर्स। ये भी पैरेलल है बेस ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट। और ये बन रहा है कितना, ये बन रहा है थीटा। कितना थीटा है ये, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, 45 डिग्री पे एलिवेटेड है। बात करें अगर हमसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल ABE ले लें और लिखें इन ट्रायंगल ABE। ABE क्यों, क्योंकि अगर मैं AB की हाइट लेंथ फाइंड कर लूं उसमें BC ऐड कर दूंगा तो टोटल हाइट ऑफ चिमनी मिल जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दें ABE में तो हमसे हमें AB फाइंड करना है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। परपेंडिकुलर और बेस अगर मैं फिर रिलेशन लिख दूं यहाँ पे कि PBP अपॉन HHB, अगर यही रिलेशन मैं लिख दूं तो यहां से आप समझ सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात हो रहा है जो कि tan थीटा है। लिख सकते हैं हम क्या कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू, यहाँ के इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो होगा AB अपॉन BE। क्लियर। tan थीटा कितना है, ये है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। और AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है। BE हमें कितना दे दिया है, BE दिया है 28.5। अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है या आपको अगर वैल्यूज याद हैं तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। tan 45 1 इक्वल्स टू AB अपॉन 28.5, जहां क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा 28.5 मीटर्स। क्लियर। जब AB भी हमें मिल गया 28.5 मीटर्स तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी कितना हो जाएगा, ये जो 28.5 आया AB प्लस BC 1.5 तो आ जाएगा कितना, 30 मीटर्स। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन में हमने यही ध्यान दिया कि किस साइड के रेशियो की बात हो रही थी, वही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू रख के पूरे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, मतलब कोई एक लेवल ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन, उस पर कोई एक टावर है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, मतलब उसकी शेडो 40 मीटर्स बढ़ जाती है जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो रहा है या 60 डिग्री से 30 डिग्री पे चेंज हो गया। फिर कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसका डायग्राम अगर हम देखें तो कहते हैं कि इसका कुछ डायग्राम इस तरह से बनता है जहां पर अगर ये टावर को मैं कह दूं जहां पे इसकी ये हाइट है, क्योंकि हमें हाइट ही फाइंड करनी है। पहले इसका जितना भी एंगल बन रहा था कुछ इस तरह का, जो बन रहा था कितना, 60 डिग्री। क्लियर। तो 60 डिग्री के बाद जब इसका शेडो बनने लगा 30 डिग्री पे तो इसकी शेडो की लेंथ बढ़ गई। शेडो की लेंथ जब ये 30 डिग्रीज पे आ गया, शेडो की लेंथ कितनी हो गई, 40 मीटर्स लॉन्गर। अगर मैं इस डिस्टेंस, अगर इसको लेबलिंग पहले हम कर दें, ए बी, जहां पे बी पे राइट एंगल है, सी और डी, अगर सी डी कह दें हम 40 मीटर्स है और बी सी को एक्स कह दें, क्यों, क्योंकि जब 30 डिग्री बना तो 40 मीटर्स बढ़ गया, 40 मीटर्स लॉन्गर, 40 मीटर्स उसकी लेंथ बढ़ गई शेडो की। तो बीसी वाली लेंथ तो हमें दी नहीं कि जब 60 था तो कितना था शेडो। अब हम एक चीज ये भी ध्यान दें यहाँ पे कि 30 डिग्री यहाँ पे क्यों नहीं लिया मैंने, यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि हम जितना भी टावर के पास जाएंगे उतना ही हमें अपना सिर उठाना पड़ेगा उसके टॉप को देखने के लिए, और जितना दूर रहेंगे उतना आसानी से हम उसको सीधे देख सकते हैं, जितना पास जाएंगे उतना हमें सिर अपना उठाना पड़ेगा।
तो उठाना पड़ेगा का मतलब कि बड़ा एंगल बनेगा। तो यहाँ पे जब कोई पास में है उस टावर के तो उसको ज्यादा सिर अपना उठाना पड़ा होगा, 60 डिग्री तक उठाना पड़, पर जब दूर गया तो उसको कम सिर अपना उठाना पड़ा, कम एलिवेट करना पड़ा सिर अपना देखने के लिए। तो इसीलिए दूर वाला एंगल छोटा होगा, जितना आप बढ़ते जाओगे एंगल्स उतने बढ़ते जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो यहां पर भी अगर मैं रिलेशन फिर से लिखूं कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो ध्यान ये देना है कि यहां भी हाइट और बेस के लिए परपेंडिकुलर और बेस के लिए बात हो रही है, तो tan थीटा के लिए बात हो रही है। तो यहां पे इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में करते हैं। पहले पार्ट में अगर हम कहें कि इन ट्राइंगल एबीसी, सिर्फ अगर एबीसी ट्राइंगल को हम लें तो एबीसी में हाइट AB, परपेंडिकुलर इज AB और बेस BC है। तो tan थीटा की बात करें तो लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि कितना है AB अपॉन BC। क्लियर। tan थीटा कितना है tan 60, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB H और BC X। जहां पर ये tan 60 की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो tan 60 की वैल्यू है बच्चों √3 विच इज इक्वल्स टू h बाई एक्स, जहां पर हम कह सकते हैं कि h विल बी इक्वल्स टू √3x। इसको यहां तक ऐसे छोड़ देते हैं। अब हम बात करें दूसरे ट्राइंगल की। दूसरे ट्राइंगल का मतलब कि अब हम ले लें इन ट्राइंगल ABD की अगर हम बात करते हैं तो हाइट तो सेम रहेगी h, पर बेस जो रहेगा परपेंडिकुलर h सेम रहेगा, बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 प्लस एक्स, BD 40 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहां पर भी अगर हम कहें कि tan कितना है 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है 40 प्लस एक्स, जहां पे अगर हम tan 30 की वैल्यू अगर प्लेस करते हैं तो कितना आएगा, tan 30 हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 40 प्लस एक्स। क्लियर। h की ये वैल्यू अगर हम यहां पे पुट कर दें, h की जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं √3x, वो अगर यहां पे हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, फिर इसको हम आगे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू √3x अपॉन 40 प्लस एक्स। क्लियर। हमने ये जो h की वैल्यू थी यहां पर प्लेस कर दी, और आसानी से समझना है तो इस तरह से कुछ समझो, ये h की वैल्यू ये यहां पे आई। क्लियर। आगे ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो इस √3 को इस √3 से, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x। क्लियर। सॉल्व अगर हम इसको और आगे करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 2x, जहां पर x आ जाएगा कितना 20 मीटर्स। क्लियर। x आ गया 20 मीटर्स, मतलब ये BC का डिस्टेंस हमें पता चल चुका है। अब हम यहां पे अगर पुट कर दें, जहां पे हमें क्या मिला था, h इक्वल्स टू हमने कहा था कि √3x है, x की वैल्यू यहीं पुट कर दें तो हो जाएगा h इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाइड विद 20, जहां √3 की वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू है 1.732, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, h आ जाएगा आपका कितना 1.732 मल्टीप्लाइड विद 20, जो कि कितना आ जाएगा, जो इसको अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 34.64 मीटर्स। मतलब ये जो टावर था इसकी हाइट कितनी आ गई 34.64 मीटर्स। तो इस तरह से आप ध्यान बस ये रखना है कि जब दो एंगल्स की बात हो तो अगर एलिवेटेड है तो जितना दूर आप जाओगे उतना छोटा एंगल होगा, जितना पास जाओगे एंगल बढ़ेगा। अब जब हम इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में दे रहा हूं जो आप करिएगा, और मैंने साथ ही में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में ही मैं दे रहा हूं एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जहां से आप सारी वैल्यूज याद भी कर सकते हो, और कोई दिक्कत अगर आती है तो आप कमेंट में मुझे पूछ भी सकते हो।